अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। कभी आपने सोचा है, हुआ मैं आपसे भी सुबह पूछ रहा था कि जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, जाहिर है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं भी कर सकते हैं, उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से अपने घर, अपने दफ्तर, अपने काम की जगह पे या जहाँ भी वो वक्त गुजारते हैं एसी लगा लें। और एक 1 यूनिट एसी का आउटडोर अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो उसके सामने खड़े होने का या उसके पास थोड़ा सा वक्त गुजारने का, कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। एंड जाहिर है एज द टेम्परेचर्स आर राइजिंग एसीओ का इस्तेमाल बढ़ गया है एंड ऑल दिस हीट इज गोइंग वेयर। अच्छा देखिए, अब आपको ये बात तो ऑब्वियस, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हमें इतनी आग लगी हुई है, इतनी गर्मी लगी हुई है और एसी भी ऑन होते हैं और हर जगह ऑन होते हैं, तो अब जरा ज़्यादा ये चीज़ें सामने आ रही हैं। बट ऑब्वियसली एसी तो कब से चल रहे हैं दुनिया में, और एनवायरनमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी भी है, जो कि अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं है ऑब्वियसली गर्मी की एंड ऑल दैट। सो आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। हम पहले एक घर में एक एसी होता था और सारे बच्चे उसी कमरे में सोते थे। बहुत पहले की बात कर रहे हैं। इतने लोग जो हमें यंगस्टर्स शायद अगर कुछ देख रहे हो तो वो इस बात को कहेंगे कि किस जमाने की बातें कर रहे हैं। जमाने की बात करेंगे ना। और उसके बाद जरा बतदरीज एसीज की तादाद, अब हर घर में एसी होता है और हर घर में एसीओ की तादाद ज्यादा होती जा रही है। एसीज होते हैं, एसीज होते हैं। सो ऑब्वियसली अब्दुल्ला, ये थोड़ी सी स्वीपिंग स्टेटमेंट भी है। बहुत दुनिया है जो कि एसी अफोर्ड भी नहीं कर सकते और नहीं होते, एसी होते लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पहले घरों में बरामदे होते थे, सहन होते थे, घरों में दरख्त होते थे, रोशनदान होते थे। द डेथ ऑफ रोशनदान हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द हीटिंग ऑफ आवर होम्स एज वेल, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है। जब गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, वो ऊपर रोशनदानों से इवेपोरेट हो जाती है और नीचे फिर दालान से, सहन से वो हवा अंदर की तरफ आती है। into an education, but I'm just wondering, a lot of people who might be watching won't know कि रोशनदान होता क्या है। तो रोशनदान ये आपको और मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह में के घरों में रोशनदान देखे हुए हैं, लेकिन शायद बहुत से लोग हों उन्होंने नहीं देखे। छोटी सी खिड़की होती है ना दीवार में छत के करीब, और सीलिंग्स भी हाई होती हैं। हाँ, एक और भी बात, छत और ऊपर की तरफ खिड़की, क्योंकि अब घरों के आर्किटेक्चरल इस तरह डिजाइन होते हैं कि छतें उतनी ऊंची नहीं होती हैं और वो पंखा बिल्कुल छत के नजदीक लगा हुआ होता है। सो कभी कभी आपने अपने घर में भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पंखा आग बरसा रहा है। वो पंखा इसलिए आग बरसा रहा होता है क्योंकि पंखे और छत का डिस्टेंस बहुत कम होता है और छत पे जितनी हीट होती है वो पंखा नीचे की तरफ फेंक रहा होता है। सो इस सारी कॉन्वर्सेशन का मकसद एक है कि जितने आप एसी लगा रहे हैं या अगर आपके घर में नहीं है एसी या जो भी आप इंतजाम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप एक दरख्त जरूर लगाएं, एक दरख्त जरूर लगाएं। बिकॉज अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे, ये जो सूरत हाल देख रहे हैं ना इर्द गिर्द, ये आने वाले सालों में बढ़ेगी। और जिन लोगों के बड़े घर हैं, बड़ी जगह हैं, सारी बातें एक तरफ कर दें, ये सूरत हाल जो है ये आने वाले सालों में बढ़ेगी। ये तो आप बस लिख लें, अनलेस हमने कोई इंटरवेंशन ना की और हमने मतलब ये एक एक बंदे ने नहीं, हर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करे, लेकिन लाइक एज अ सोसाइटी एक डिसीजन लेके कि हमने ये रिवर्स करना है सिस्टम, तो फिर जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तो ये गर्मी बढ़ती रहेगी। और ये सारी बातें हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दर्जा हरारत जो है इस वक्त मुल्क में वो आसमानों को छू रहा है और पसीना पानी की तरह बह रहा है और मुल्क भर में गर्मी ने तबाही मचाई। मतलब इट इज़ इनसेन। मुकाबले हो सकते हैं गर्मी के, कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। बड़े बड़े जिनके घर हैं, लॉन्स हैं, उनको ब्यूटिफाई करें, बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत। लेकिन ये वाटर सकिंग ग्रास की जगह अगर आप एक दो नीम के दरख्त ज़रूर उसमें लगाएंगे ना, तो आपके घर को भी मदद मिलेगी और हम सबको भी मदद मिलेगी इन्वायरमेंट को। साथ साथ ही आपको बता दें कि कल जैकबाबाद में दर्जा हरारत जो था ना वो इट वाज टचिंग ऑलमोस्ट 50, यानी 49 डिग्री लाइक था। तो छोड़ ही दें फिर, आप फील्स लाइक पे क्या जाना, जब 49 वैसे ही है तो क्या हो रहा होगा। खैबर नहीं बल्कि खैरपुर में 48 डिग्रीज था और इसी तरह दीगर मैदानी इलाके भी बस तपते रहे, और क्या हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ भी लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन मुल्क के बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वालों के लिए दोहरी मुसीबत ये है कि असल गर्मी जो है वो थर्मामीटर पर नजर आने वाले दर्जा हरारत से 8 से 10 डिग्री ज्यादा महसूस की जा रही है। और जो सारी हमने तमीद बांधी है ना, उसकी वजह से ही ये फील्स लाइक ज़्यादा हो रहा है। एक तो ह्यूमिडिटी की वजह से, फिर वो जो एनवायरनमेंट में, बिकॉज टू कूल डाउन आवर होम्स एंड ऑफिसेज एंड स्पेसेस, इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे एयर कंडीशनर्स एंड अदर थिंग्स कि वो फील्स लाइक 5 से 7 नहीं 8 से 9 डिग्री ज़्यादा पे पहुंच गया है। और चले ये तो एक और आपने दी है। उसके अलावा जो गाड़ियाँ आप देखते हैं, जो ट्रैफिक है, जो हर शहर में, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, हमारे पास गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स, रिक्शे, बसें,
उसकी गर्मी आप एनवायरनमेंट में जो कंट्रीब्यूशन हो रही है उसका अंदाज़ा लगाएं। फिर हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब अक्यूमुलेटिव एक इफ़ेक्ट है ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स। अब ये हमें जाके उसके असरात जो है नज़र आ रहे हैं। अब चूंकि नज़र आ रहे हैं और फील हो रहे हैं और बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है बात, तो अब तो रिवर्स करना ही पड़ेगा ना। तो लिहाजा भी हैव टू मेक सम। सर्दी में स्मॉग हो जाती है, फॉग में धुआं मिल जाता है, तो वो बर्बाद करती है हमारी सेहत को। गर्मी में ये हशर है हमारे सामने। कराची में टेम्परेचर बाय द वे 41 था, लेकिन इसकी शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। हमारे 41 था, इट्स जस्ट नंबर। हु केयर्स? कोई पुराना कराचीआइट अगर हमारी बात सुन रहा होगा ना 41 डिग्री और 50 फील्स लाइक पे, वो कहेगा ये कब हुआ, क्योंकि ये नहीं होता था कराची में दर्जा हरारत। कराची यूज्ड टू बी अ मॉडरेट सिटी। सो यस, पंजाब के मैदानी इलाकों में, सिंध के अदर इलाकों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दर्जा हरारत इतना बढ़ रहा है। साहिल समंदर पर वाक़ शहर में ये हालत है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा जी, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कराची की, चूंकि हम बात कर रहे हैं हर शहर जाएंगे आज, लेकिन चलें कराची और लाहौर दोनों की भी बात कर लेते हैं। कराची से उनीबा ज़मीर शाह ने हमें ज्वाइन किया है और उम्मे फरवा ने लाहौर से हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन किया है। पहले ज़रा कराची की बात कर लेते हैं। उनीबा, किधर हैं आप? और बड़ी धूप है, मतलब कोई छाँव ढूंढ लेती हैं या मिल ही नहीं रही कोई छाँव अब? हुमा, आपने ऐसी बात की है वाकई कि छाँव मिलती नहीं। गाड़ी पार्क करने के लिए जाएं तो कराची में आपको दरख्त नहीं मिलते। आपको पता है कि लोगों ने अपने घरों से दरख्त इस वजह से भी काटे कि कचरा हो जाता है, और उन्होंने 80-80 गज के जो घर हैं उनको 3 मंजिला बनाना था, तो क्यारियाँ ख़त्म कर दी गई। तो अब हम गाड़ी पार्क करने के लिए भी दरख्त ढूंढते रहते हैं। कराची में दरख्त नहीं मिलते। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि जब हम इस ओपन एयर में खड़े होते हैं, जो टेम्परेचर हमारा होता है, अगर हम किसी दरख्त के नीचे खड़े हों तो वो दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और मेरे साथ तो ये होता है कि कभी जब मैं बरगद के दरख्त के नीचे किसी का इंटरव्यू करती हूँ तो यकीन करें मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि इतनी ठंडी हवा आती है। इन दरख्तों से जो गुजर कर हवा आती है वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है, तो आपको मतलब थके हारे बंदे को तो उसमें नींद आ जाए। तो कराची में जो सब्ज़ा है वो तकरीबन, जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो कहते हैं कि 1% के करीब रह गया है। और इसमें वो इलाके शामिल नहीं है जो हम श्रब्स ले लें या फिर हम कहें कि घास दरख्तों का कहा जा रहा है। दरख्तों की जो कैनोपी होती है, यानी उसका जो साया ज़मीन पर पड़ता है, उसको सब्ज़ अहाता कहा जाता है, वो कराची में बहुत कम रह चुका है। और हम देख रहे हैं कि इन दिनों शारे फैसल से और कुछ और इलाकों से भी दरख्त काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोनो कार्पस है, चाहे कोई भी दरख्त या कोई भी ग्रीन चीज़ जो घास होती है या फिर जंगली पौधे होते हैं, वो ग्रीन है तो वो कोई ना कोई इन्वायरमेंट में फ़ायदा देते हैं। तो हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो दरख्त काटे गए हैं, ये जल्द से जल्द इसकी जगह नेटिव ट्रीज़ लगाए जाएँ। और क्योंकि एक 10-15 साल पुराना आप दरख्त काट देते हैं और एक नया पौधा लगाते हैं, तो वो इको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता जो एक 10-15 साल पुराना दरख्त प्रोवाइड करता है। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। और अगर कराची के मौसम की बात की जाए तो यकीन करें कराची का मौसम इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। कराची में महसूस करने वाला जो दर्जा हरारत है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाता है। 54 तक यहाँ पर गया है। और कराची में 2015 के बाद ये पहली बार हुआ है कि जून में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर गया है। और कराची में टेम्परेचर इतना इशू नहीं है। कराची एक साहिली शहर है, जैसे आपने भी कहा कि समंदर किनारे बसे शहर में इतने एक्सट्रीम वेदर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे समुद्री हवाएं चलती रहती हैं। पहले ये होता था कि इन दिनों में समुद्री हवाएं जब ब्लॉक होती थी, क्योंकि कराची के जुनूब में एक हवा का कम दबाव बनता था, तो शुमाल मगरिब से बलूचिस्तान की हवाएं चलती थी। तो हम कहते थे कि बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। खुश्क का मतलब यह है कि आपका हीट इंडेक्स ज़्यादा नहीं जाता था। लेकिन इन दिनों क्योंकि अरबियन सी के भी क्लाइमेट चेंज है, अरबियन सी के टेम्परेचर रेज हैं, तो हवा में नमी का तनासुब बढ़ता जाता है। 1 डिग्री ग्लोबली अगर टेम्परेचर राइज होता है, 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो चुका है, तो आपके जो हवा में नमी का तनासुब है वो 7% से ज़्यादा जाता है। जो हीट इंडेक्स की हम बात करते हैं, ये सारा मसला हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने की वजह से है। यू आर वेरी राइट। एंड ऑल्सो ये बाकी शहरों में शायद लोग जब हम गर्मी कंपैरिजन करते हैं तो अगर फिगर नंबर वाइज देखा जाए तो बाकी शहरों का ज़्यादा ही जी 42 और इस किस्म का आ रहा होता है, और कराची को देखें तो अक्सर 39, 37। तो लोग ये गलत फहमी में चले जाते हैं कि जी आपका तो टेम्परेचर चूंकि हमें ये नज़र आ रहा है तो मौसम बेहतर ही होगा, बट ह्यूमिडिटी लेवल जो हमारा है वो एक और लेयर ऑफ गर्मी है। हाँ, you have to feel it to understand। होता भी है मौसम, मतलब हमें पता है कि लाहौर में ज्यादा गर्मी पड़ती है और कराची में नेचुरली कंक्रीट का जंगल बन चुका है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। उम्मे फरवा भी हमारे साथ है, उन्हीं हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल, जब आप गुलिस्तान जौहर में जाएंगे तो वहाँ पे अर्बन हीट हाइडेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है जी। वहाँ पे गुलिस्तान जौहर में अदरवाइज बाकी शहर से भी टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। यू वेरी राइट। उम्मे फरवा, आप भी हमें बताइएगा, लाहौर में आप तो किसी सब्ज़े के आगे हमें खड़ी नज़र आ रही हैं। लाहौर में जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि आप घर से बाहर कदम रखें और
आपके कपड़े पसीने से ऐसे भीगते हैं कि कोई लम्हा नहीं है कि आप उन्हें खुश्क कर सकें, इतना बुरा हाल है शहरियों का। जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं बागे जना में मौजूद हूँ। लाहौर बागों का शहर है और वैसे तो यहाँ इतनी सोसाइटीज़ बन गई हैं कि यहाँ पे दरख्त तो बहुत कम रह गए हैं। हालांकि हर साल दरख्त लगते हैं लेकिन वो कहाँ जाते हैं पता नहीं। लेकिन इस सोसाइटीज़ जो नई से नई बनती चली जा रही हैं, अभी भी लाहौर शहर के अंदर आपको कुछ बचे कुचे बाग नज़र आ जाएंगे और यही वजह है कि आपको मैं इस वक्त साय में नज़र आ रही हूँ। लेकिन जो इस वक्त गर्मी की सूरत हाल है, मैं इस वक्त सिर्फ लाहौर का दर्जा हरारत अगर आपको बताऊँ तो 37 है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत का एहसास है वो 43 है। यानी अभी अर्ली मॉर्निंग है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत अभी यहाँ पे इतना बुरा हाल है। और जैसे आपने खुद भी अब्दुल्ला बोल दिया कि लाहौर शहर के अंदर ये सूरत हाल है कि घर से बाहर निकले तो ऐसे लगता है कि किसी ने बाल्टी भर के आपके ऊपर गिरा दी पानी की। तो इस वक्त मेरी हालत भी ऐसी है कि मेरा भी पसीने से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और अगर हम एनवायरनमेंट एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो इसमें मल्टीपल रीज़न बताते हैं लाहौर शहर के अंदर कि इस साल जो गर्मी पड़ी है और हीट वेव हम मई के महीने से देखते आ रहे हैं और ये जून आ गया और मुसलसल हीट वेव्स चल रही हैं और ईद के दिनों में गर्मी की शिद्दत का एहसास 51 तक गया। और जब एनवायरनमेंट एक्सपर्ट इस हवाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर सिर्फ किसी सड़क के ऊपर आप थर्मामीटर लेके खड़े हो जाएं तो 56, 57 लाहौर के अंदर गर्मी की शिद्दत रही है। और 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि 48 तक गर्मी की शिद्दत का एहसास आ रहा है। तो अभी आप सुबह में ही देख लें कि 43 तक पहुँच गया है, तो अगर 12 और 1 बजे तक का टाइम पहुँचेगा तो कितनी फील हो जाएगी, यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और हब्स बहुत ज़्यादा है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। और जो महकमा मौसमियात है उनका यही कहना है कि जो मानसून हवाएं चलती थी और मई से जून तक कुछ ना कुछ बारिश हो जाती थी जिससे मौसम नॉर्मल रहता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गर्म, एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गया और दूसरा ये कि भारत से जो मानसून हवाएं आने का सिलसिला था वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और उसकी वही वजह मौसमियाती तब्दीली है। और मौसमियाती तब्दीली के ये असरात हैं कि इस वक्त इस दफ़ा मानसून हवाएं भी लेट हो गई, बारिशें भी नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया दिस डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम लाहौर। और साथ ही उनीबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ दोनों जाएं छाँव में खड़े हुए, क्योंकि हम हमेशा आपको कहते हैं ना कि जी जो भी मौसम हो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भेजेंगे, हमें आंखों देखा हाल चाहिए। वी नीड टू नो एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है। एहतियातें क्या करनी है, आपको पता है हलाकतें हो रही हैं कराची में। आप ईडी सेंटर या चीपा वालों से पूछें तो वो कहते हैं दर्जनों लोग लाए जा रहे हैं जिनमें से कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं। होता है, ये बड़ी सीरियस चीज़ होती है, ये बड़ी सीरियस चीज़ मतलब होती है। हम बड़ी बार यहाँ अपने इसी फोरम पे बात कर चुके हैं कि दिस इज़ वेरी सीरियस और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अगर आपको लगे कि किसी को हीट स्ट्रोक हो गया है या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि इंसान बेहोश हो रहा है, निढाल हो रहा है। और अगर हीट स्ट्रोक नहीं हो रहा तो एहतियात क्या करें, क्योंकि नमकियात जो जिस्म से निकल रही हैं उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। डॉक्टर सुमैया जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मतलब उतनी गर्मी हो गई है कि पीपल आर डाइंग लिटरली और इतनी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ जो है वो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स पे पहुंच रही हैं। डॉक्टर साहब, ये आपको नॉर्मल लग रहा है हर समर की जो हाइट होती है जिसमें शायद इस वक्त हम हैं, तो यही माहौल होता है और इसी तरह इमरजेंसीज आती हैं? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यकीनन हर समर में तो नहीं, लेकिन ये गुज़श्ता 5-6 साल के अरसे से जब से ये क्लाइमेटिक चेंज आई है उस वक्त से बेशक दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है बतदरीज। डिफॉरेस्टेशन, सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी नो ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसकी वजह से अब चूँकि टेम्परेचर्स इतने पीक पे राइज कर रहे हैं, इसीलिए यूजुअली पिछले 4-5 साल का अरसा गुजर रहा है जिसमें कि हम अमूमन हर साल इस किस्म की कैजुअल्टीज़ और इमरजेंसीज ज्यादा मकदार में देख रहे हैं। जैसे एवरेज हम अगर आल खान की भी बात करें तो ऑन एन एवरेज वी आर रिसीविंग अबाउट 15 से 20 या 15 से 18 लगभग पर डे के पेशेंट्स जो हैं 12-12 घंटे की शिफ्ट्स में यूजुअली आ रहे हैं। सो दैट इज अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। तो अब क्या करना है ये बताइए। जो लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं उनकी मजबूरी है। अव्वल तो मैंने एक आध मजदूर किसी से मुझे काम था और उन्होंने मना कर दिया एंड आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि नहीं हो सकता इतनी गर्मी में काम, या तो शाम के औकात में काम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या एहतियात करें लोग घर से बाहर निकलते हुए, इवन जो मोटर बाइक पे ट्रैवल करते हैं? जी,
सबसे बड़ी अहमियत की हामिल चीज ये है कि बेसिकली हीट स्ट्रोक, दो चीजें हैं, एक चीज कहलाती है हीट एग्जॉशन और एक चीज कहलाती है हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉशन प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ता है और जब वो जानलेवा हद तक पहुंच जाती है उसकी शिद्दत, तब पेशेंट सडनली कोलैप्स करता है और यूजुअली हीट स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट करते हैं। हमें जो प्रिवेंट करना है हीट स्ट्रोक, वो वजह यह है कि हमें हीट एग्जॉशन के बारे में जानना जरूरी है। एहतियाती तदाबीर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये शऊर बेदार उनके अंदर होना चाहिए कि जहां कहीं आउटडोर्स अगर काम करना डेली वेजर्स के लिए ज़रूरी है, सबसे अहम चीज़ ये है कि वो अपने पानी की इंटेक को अच्छा रखें। नंबर एक, सरे फहरिस्त अगर वो पानी की इंटेक अच्छी रखें, और पानी में भी खसूसियत से ये कहा जाएगा कि जैसे निम्पोल है, ORS बहुत रेडिली अवेलेबल है, तो डेफिनेटली उनको ORS है या और इलेक्ट्रोलाइट एनरिच्ड जो लिक्विड्स मिलते हैं बाजार में, ज़ाहिर है गरीब अफराद तो नहीं ये अफोर्ड कर सकते, लेकिन ORS एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने नॉर्म्स में इन दिनों में खसूसियत से उन लोगों में जो घर से बाहर ज़्यादातर रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही मोहलत मिले धूप के शिद्दत वाले हिस्सों से हटकर सायादार और हवादार जगहों पे रहें। फैनिंग इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि लोग जो हैं अपने आप को वेंटिलेटेड रखें कि भाई कम अज़ कम पंखा झड़ने अगर ज़्यादा उनको घुटन या गर्मी महसूस हो रही है, ताकि एयर एक्सचेंज की वजह से उनके जिस्म से इवेपोरेशन जल्दी हो, टेम्परेचर उनका बहुत राइज ना करे। तीसरे नंबर पे ये होता है कि आप लोगों में ये अहमियत पैदा करें कि भाई दरख्तों के साथ ज्यादातर रहें। वो अच्छा गहरा कपड़ा, सिंगल कपड़े यूजुअली जैसे लॉन के हैं या हल्के फैब्रिक में, वो जिसके जरिए हवा आर पार गुजर सके। लेयर्ड ड्रेसिंग गर्मी में हरगिज ना करें, क्योंकि उन लेयर्ड ड्रेसिंग्स में यूजुअली ये होता है कि हवा जो है उसका एक्सचेंज जिस्म के साथ उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ाती है, तो लेयर्ड ड्रेसिंग करना जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। बारीक मलमल के या वॉइल के कपड़े लॉन के अमूमन जो पहने जा सकते हैं उनको पहने, ताकि ये है कि जिस्म का दर्जा हरारत बतदरीज बढ़े नहीं। अगरचे कि उनके सर में दर्द की शिकायत उनको हो रही है, तबीयत में मतलाहट या कोई इस किस्म के साइंस आना शुरू होते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट कम से कम अपने आप को हीटेड एरिया से दूर करना चाहिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दे शुड रिमूव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। माना मजदूर को बाहर काम करना जरूरी है, लेकिन मजदूर नंबर एक तो निम्पोल का इस्तेमाल ज्यादा करें, साथ ही ORS वगैरह अगर नहीं मिलता तो क्या पानी में नमक और एक चुटकी नमक डाल के और नींबू के कुछ कतरे मिला के भी पी सकता है? जी, वो मिला के। अच्छा, बल्कि बहुत सारी एजेंसीज जो रफाही काम करती हैं, मैं तो समझती हूँ फी ज़माना इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि लोग कम से कम एक पानी की बोतल में अगर निम्पोल किसी को बना के और रोड साइड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करें, सो दिस वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर द पीपल अराउंड, क्योंकि लोग वाकई एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये भी आप शायद अपनी लिस्ट में ऐड कर सकती हैं कि लोग अवॉइड करें बाहर का खाना, क्योंकि ये भी एक कुछ और तो करने को नहीं होता। शाम को जरा थोड़ा सा बेहतर मौसम, बेहतर क्या मौसम हुआ, जरा गर्मी कम हुई तो बाहर निकल के बाहर खाने के लिए, अब वो जो चीज़ें होती हैं वो तो पूरा दिन ही बाहर पड़ी होती हैं, तो इसके बारे में भी आप कुछ एडवाइस कर सकती हैं? क्योंकि पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं इस मौसम में दोबारा अगेन। जी, बहुत अहमियत की हामिल है आपकी बात, क्योंकि सारा दिन ये चीज़ें बाहर होती हैं जिसके अंदर के कोई टेम्परेचर कंट्रोल या टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफिशियली हमारे यहाँ नहीं किया जाता। इस असना में इस गर्म टेम्परेचर के अंदर इन खानों के अंदर मुख्तलिफ ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जिनकी बदौलत गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है बेसिकली, और वो भी इतना कि वो है कॉलरा है, ये तमाम जरासीम जो पैदा होते हैं इनकी शिद्दत के साथ जैसे ही इंसान उसको कंज्यूम करता है उसी लम्हे उनको डायरिया और लूज स्टूल स्टार्ट होते हैं। तो एक तरफ तो आपके बॉडी सर्फेसेस से इवेपोरेशन सही से नहीं हो पा रही और दर्जा हरारत जिस्म का बढ़ रहा है, कुजा के ये कि जब डायरिया स्टार्ट हो जाता है तो उससे मजीद पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। एक्चुअली हीट स्ट्रोक वगैरह में जो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है वो होता ही ये है, नंबर एक पानी की कमी, और नंबर दो पानी की कमी के साथ साथ नमकियात की बेतदाली, या तो उनका एक्सेसिव लॉस होता है जिसमें सोडियम सरे फहरिस्त है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस की वजह से जहनी तौर पे इंसान में गुलूदगी का उनसर या दिल की रफ्तार
का बढ़ना, उसके साथ बेतदाली होना, एरिथमियाज जिसको हम कहते हैं, तो ये तमाम चीजें एक विशियस साइकिल की तौर पे स्टार्ट हो जाती हैं और एंडलेसली देन दे लीड टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशंस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैया, बड़ी डिटेल्ड आपने एक दफ़ा जिसको कहते हैं ना रिमाइंडर देना, बिकॉज ये सारी बातें ये हमें पता है, इनमें से कोई नई बात नहीं है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, ख़ासतौर पे जिन्होंने बाहर जाना ही जाना है, जिन्होंने काम, ऑब्वियसली काम तो नहीं आप छोड़ सकते, तो कुछ चीज़ें एहतियाती तदाबीर जिसको कहते हैं वो कर लें, बाहर के खाने शाने थोड़ी देर के लिए भी जस्ट अवॉइड दैट टोटली फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बेहतर हो जाएगा मौसम, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बहुत जल्दी खराब होता है, तो अगर आप घर में भी कंज्यूम कर रहे हैं, फल जरूर खाएं, अच्छी फल जरूर चीज़ है, लाएं, फल लाएं, कंज्यूम करें। और अगर आप घर में भी हैं तो अगर आप गलती से कोई प्याला घर फ्रिज से बाहर पड़ा रह गया है या तो वो 8 घंटे बाद ना खाएं, क्योंकि उससे आपका लाजमी पेट क्योंकि खराब होगा। थोड़ी सी हमें, आई एम सॉरी टू से, लेकिन होती है ये तकलीफ भी ना कि चीज़ ज़ाया ना जाए, तो उसको ज़ाया जाने दें इंस्टेड के आप अपने अंदर डाल लें और फिर बीमार हो, उसको सेव करके रखें। अच्छा जी, बहुत सी बातें हो गई हैं, कुछ आप अपनी बातें हैं इस मुताल्लिक तो हमें प्लीज़ बताइएगा। @GeoPakistan TV हमारा हैंडल है। वील सी इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग। वेलकम। अच्छा जी, एक और बात जो ये सुनिए, ये हंसने की बात थी। हाँ, रोना आना चाहिए वैसे तो उसूली तौर पर, लेकिन आजकल क्या हमें ना करें? रोना ही आ रहा है हर बात कराची पे, लेकिन में हंसते हाई हैं। प्रोफाइल एक मुलजिम, एक कत्ल का मुलजिम, मरकजी मुलजिम पुलिस की हिरासत से भाग जाता है। भाग क्या जाता है बासानी, इतना कोई खास भागना भी नहीं पड़ा, बड़े आराम से ही निकल गया। तो अब पुलिस से मतलब क्या तवक्को रख सकते हैं? फिर जब हम कंप्लेन करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि जी हम इतना कुछ कर रहे हैं और अभी भी कंप्लेन कर, लेकिन देखे हुआ क्या। अब नौजवान इंजीनियर इत्तिका मुइन को चंद हफ्ते कबल गुलशन इकबाल कराची में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजामत पर कत्ल किया गया था। बड़ी तफसीली हमने यहाँ बात भी की थी। इत्तिका के अहले खाना को बड़ी उम्मीद थी कि कुछ तो होगा, बहुत कुछ हुआ भी, और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये देख लें। ये बाइक छीनने के लिए आए थे इसकी, और तकरीबन 4 बजे तक का वक्त था, और बस उसने मेरे भाई ने किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की थी और फिर भी उसको गोली मार दी। उसको इत्तिका जो है वो 27 साल के थे और हाफिज़ कुरान थे और हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर थे, IBS MBA कर रहे थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हर लिहाज से हमारे साथ खड़ी रही हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट भी किया है और वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई है कि जो मुलज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और उनको जस्टिस तक लाएँगे भी। हुकूमत से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है और ये सिर्फ एक फैमिली का फ्यूचर नहीं है, ये हमारे मुल्क का भी फ्यूचर था, और इसी तरह ये सिर्फ एक मेरी फैमिली के साथ नहीं हो रही है, रोज़ किसी न किसी के साथ हो रहा है। अब ऐसे हाई प्रोफाइल कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को इस तरह से भगा देना या उसका भाग जाना, मुबैना तौर पर भगा देना या उसका भाग जाना, समझ में नहीं आता ना कि हो क्या रहा है। MQM वाले तो ये मामला वज़ीर आज़म तक भी लेके गए थे। पुलिस ने कुछ फुर्ती दिखाई, चंद दिनों में मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर अली की शनाख्त करके उसे बलोचिस्तान से पकड़ा गया, विच वॉज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पीर के रोज़ क्या हुआ ये कि मामूल की पेशी के लिए इस मुलजिम को सिटी कोर्ट लाया गया, जहां उसे हथकड़ी तक नहीं लगी हुई थी। इमेजिन कीजिए कि एक कत्ल का मुलजिम आ रहा है जिसने इस नौजवान बच्चे की जान ले ली, जो हाफिज़ कुरान गोल्ड मेडलिस्ट था, जिसने एक दहशत फैलाई थी पूरे शहर में, और वो मुलजिम टहलता हुआ आ रहा है। भाई एक तो हथकड़ी भी नहीं उसको पहनाई, और उसके बाद ऑब्वियसली उसने ऐसा मौका किसने छोड़ना था, और वो जो गाड़ी थी जिसमें उसको लाया गया था, उसके बाद आई एम वंडरिंग कि क्या उसको खुद ही कह दिया था जाके तुम पीछे बैठ दो, क्योंकि वो उसके दरवाजे के पीछे छुप गया। ही डिड नॉट इवन सिट इन द कार, वो दरवाजे के पीछे छुप गया, और जैसे इस जगह का गेट खोला वो ही जस्ट रैन अवे। Exactly क्या हुआ? एक बाजार था, बस थोड़ा सा परे करना पड़ा पुलिस वाले को, उसके बाद वो रश में गायब हो गया। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही हैं। काशिफ, मतलब सिंध पुलिस कहती है ना कि उनके जो अच्छे कारनामे उनको भी उजागर किया करें, बताया करें, तो ये गिरफ्तारी हो गई थी, आइडेंटिफाई हो गया था, पकड़ा गया, लेकिन फिर ये क्या हुआ भाई? अब्दुल्ला देखें, 2 जून का ये वाक़या है, उसके बाद पुलिस की जानिब से बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ये केस सौंपा गया। उनकी जानिब से बलूचिस्तान की टिप मिली कि ये मोटरसाइकिल वहाँ तक गई है, वहाँ तक वो पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद एक मुलजिम ज़ाहिर अली को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया।
बहुत अच्छी पुलिस की जानिब से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की गई और उस मुलजिम को यहाँ लाया गया और उससे पूरा इंटेरोगेट किया गया। मुख्तलिफ और भी वारदातें उस मुलजिम की जानिब से इंकशाफ की गई। ये पहली वारदात नहीं थी, पहले तो ये। अच्छा, उसके बाद इस मुलजिम को जब 2 रोज़ कबल सिटी कोर्ट में लाया जाता है, लाने के बाद वहाँ से मुलजिम फ़रार हो जाता है। अच्छा, जो मुकदमा है और जो इसकी रियल स्टोरी है, जो हमारे ज़राए बताते हैं, दोनों में थोड़ी सी चेंजिंग है। मुकदमे में ये कहा गया है कि इसको सिटी कोर्ट में लाया गया, लाने के बाद ये वहाँ रश ज़्यादा थी और वहाँ से फ़रार हुआ और फ़रार होते हुए जो उस सिटी कोर्ट के अहाते का जो एहलकार था उसने देखा। लेकिन जो हमारे ज़राए वो ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रिजनर वैन वहाँ आई, उसने वहाँ इन तमाम तर जो मुलजमान थे उनको पेश किया, क्योंकि एक मुलजिम ये नहीं आया था, इसके साथ और भी बहुत सारे तो जो सेंट्रल जेल से लाए गए थे। उसके बाद इस वैन में इन मुलजमान को दोबारा इनकी काउंटिंग होती है, बाकायदा काउंटिंग करके इनको रखा गया। अब वो एहलकार ये कहता है कि मैंने अपनी काउंटिंग पूरी करके उस वैन के अंदर दोबारा इनको डाला है और उसके बाद जब ये सेंट्रल जेल पहुंचे हैं, जब वहाँ काउंटिंग हुई है तो उसमें से एक मुलजिम कम था। मतलब ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं जादू हो गया, जादू हो गया। और क्या चुटकी बजाई किसी ने और वो गायब हो गया। और किसी भी केस में इनको बरी जमानी किया जा सकता, अगर वो भागा है या यहाँ से गायब हुए तो ये किधर थे सारे। अच्छा, उसके बाद अगर ये पूरे इतने टाइम फ्रेम में कि सिटी कोर्ट से लेके सेंट्रल जेल तक के इतने वक्फे के अंदर क्या वो प्रिजनर वैन कहीं रुकी है, तो अब पुलिस ये कह रही है कि हम मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेजेस हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसकी SOPs ये होती है, जब हम आला अफसरान से बात करें तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि या तो हथकड़ी लगी होनी चाहिए या एक जंजीर होती है। वो ये संगीन गफलत सामने आई है। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि सिर्फ एक एहलकार को, जिसका नाम इश्तियाक है, उसको नामजद कर दिया गया इस मुकदमे के अंदर, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसने बेसिकली गालिबन गेट खोला था सिटी कोर्ट का। सिर्फ ये उसी को नाम और उसी को इंटेरोगेट किया जा रहा है। लेकिन इसमें होना ये चाहिए था कि जो कुछ लगी भी थी, कुछ भी ना हथकड़ी लगी भी थी। बात सुने कोई ये अजी एक सेकंड, कमाल नहीं है वैसे, हमने कितनी बार काशिफ ये फुटेज वगैरह हम देखते हैं और कभी कभार तो हम कहते हैं बड़ा इनह्यूमन तरीका है कि चेन लगा के जैसे भेड़ बकरियों को लेके आ रहे होते हैं, लेकिन अब तो लगता है इट मेक्स सेंस। ये तो जेल ऑफिशियल्स की हुई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उस तरह बांध के लेके भी आए और फिर काउंटिंग करके उनको वही चेन करके वापस भी लेके जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है ना। देखिए, इस पे 2 लोगों की रिस्पॉन्स, एक तो जेल इंतजामिया की है और एक फिर सिटी कोर्ट इंतजामिया की भी है। वो इस तरह कि जब प्रिजनर वैन में जो कैदी जेल से सिटी कोर्ट लाए जाते, उनको वैन में नहीं रखा जाता, उनको जो जेल के अंदर एक हवालात बनी हुई है सिटी कोर्ट के अंदर, वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर ये जिम्मेदारी आ जाती है सिटी कोर्ट के जो एहलकार है उनके ऊपर। वो इस केस को आगे परसू करने के बाद दोबारा प्रिजनर वैन के लिए जेल इंतजामिया के हवाले करते हैं। तो ये 2 प्रोसेस है, 2 यूनिट्स इसमें काम करते हैं। भाई ये कहाँ से गायब हुआ है? ये गायब, जो हमारे जराए बताते हैं कि जब दोबारा ये वापस सेंट्रल जेल पहुंचा है तो इसकी काउंटिंग में ये नहीं था। लेकिन ये गायब जो है, गायब कहाँ से गायब हुआ है सिटी कोर्ट से। अच्छा, ओके काशिफ, एक और चीज, सिटी कोर्ट है, मुझे सिटी कोर्ट है, कैमरे तो हर जगह लगे होंगे ना, CCTV, उसमें पता चल जाएगा मतलब कि किधर ये कैसे गायब निकला। कहाँ से हुआ है? सादा सा सवाल है, कहाँ से गायब हुआ है? ये सिटी कोर्ट से ही गायब हुआ है और इवन उसके हवालात से गायब हुआ है, जो सिटी कोर्ट के अंदर ही इनका हवालात बनाए गए हैं, जहाँ तमाम तर कैदियों को रखा जाता है जब वो जैसी पेश किया जाता है। ये वहीं से गायब हुआ है। वहाँ के एहलकारों को इंटेरोगेट करना चाहिए और उसके एतराफ़ में 1-2 नहीं है, बेशुमार। हमने माजी में भी इस पर स्टोरी की है कि एक और मुलजिम था इसी तरह, उसको तारिक रोड के एक शॉपिंग मॉल से जो है फ़रार करा दिया गया था। उसकी जब CCTV निकाली गई थी तो वो इसी सिटी कोर्ट के अंदर से जब वो निकल रहा था तो उसकी तमाम तर CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आई थी। तो यकीनी तौर पर इसकी भी आनी चाहिए। उसमें ये बताया गया था कि जेल की जो इंतजामिया है वो मुलविस है उस केस के अंदर। इस केस के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि जो सिटी कोर्ट की इंतजामिया है, जो एहलकार वो मुलविस है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी तो है ही है, वो तो 100% है, जाहिर है, अदरवाइज तो कुछ हो नहीं सकता। एक वो डिपार्टमेंट है जिसने इस केस को परसू किया, फॉलो किया, बलूचिस्तान तक रैकी की, गए, पकड़े। मतलब जितनी तकलीफ हमें हो रही है, हमसे ज्यादा तो उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि हमने इतनी मुसीबत से बंदा पकड़ा और इसको आपने टहलते हुए भगा दिया। मतलब पुलिस के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है, पुलिस के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही उस डिपार्टमेंट की जिसने इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो इस तक पहुंचा और उन्होंने इसको पकड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। देखिए, नॉर्मल, अब्दुल्ला मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मल जो केसेस होते हैं वो थाने की हद तक होते हैं। इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को दिया ही इसीलिए गया था कि चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी इस पर होमवर्क किया, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रेड्स की गई और उसके बाद इस चीज़ को जो है वो मंजर आम पर लाए गए। सरकार के रिसोर्सेज लगे, ह्यूमन रिसोर्स लगा, फाइनेंशियल रिसोर्स लगा, इसको पकड़ा। तो अब क्या आला हुकाम की तरफ से IG साहब, सॉरी और साथ काशिफ आपने कहा है ना, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल के साथ ये हाल हो रहा है,
तो मतलब लो फाई के साथ क्या होता होगा, आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज कब आएगी? ये मेरा ख्याल है कि अब तक आ चुकी होगी, आला अफसरान के पास ये सीसीटीवी फुटेज होगी। तो आपको ऐसा लगता है कि अंदर में तो इनको समझ आ गई होगी कि बिल्कुल अंदर समझ आ गई होगी, और सीसीटीवी फुटेज में देख लिया होगा इन्होंने कि ये मुलजिम कहाँ से कैसे फरार हो रहा है और इसके अंदर कौन मुलविस है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हैं उनके जो एसएसपी उस वक्त के थे अदील चांडियो, उन्होंने बाकायदा इस पर टीम तश्कील दी थी, और सिर्फ ये बलोचिस्तान में रेड नहीं की गई थी, अंदरूनी सिंध में भी मुख्तलिफ मकामात पर की गई थी। जब इस मुलजिम को लेकर आए थे, लाने के बाद जब उससे इंटेरोगेट किया तो उसने माजी में भी बेशुमार ऐसी वारदातों का एतराफ किया था। ऊपर इस मेहनत के ऊपर जिसने पानी फेरा उसको पुलिस वाले खुद क्यों नहीं उल्टा लटका रहे? क्योंकि वो तो उन्हीं की मेहनत जाया हो रही है ना उसमें। अब उसकी निशानदेही के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी, निशानदेही कब होती है प्लीज आप जरा इसकी कोई फुटेज आए तो हमसे शेयर कीजिएगा। अगर आई तो क्योंकि ये बात है कि वो आने देंगे बाहर के नहीं। पे आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी कि एक तो उनका जवान बच्चा नाहक मर गया, और उसके बाद उसका मुलजिम पहले तो पकड़ा नहीं जा रहा था, फिर पकड़ लिया गया तो वो भाग गया। मतलब ये इट साउंड्स लाइक ए जोक, इट साउंड्स लाइक अ मूवी के सीन होते हैं, ओहो जी इतनी मुश्किलों से पकड़ा भाग गया। नो, दिस इज रियलिटी। अब द क्वेश्चन इज कि जहाँ जिस एरिया से सिटी कोर्ट से जहाँ से वो भागा है, क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पे आएगी कि नहीं? अगर तो उनके दिल साफ हैं तो दे विल लेट इट आउट एंड फॉर एवरीबडी टू बी सीन। लेट्स सी कि क्या होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस की तादाद करोड़ों में है। अब वर्ल्ड T20 हो रहा है तो सेमीफाइनल में हमें इंतखाब करना है कि हमारी फेवरेट टीम कौन सी है, क्योंकि हम तो है नहीं, क्योंकि हमें बैक करना है, किसी को तो बैक करना है, और हम देख भी रहे हैं बिकॉज क्रिकेट जो भी खेल रहा हो हमने देखना तो है, बट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज आउट ऑफ इट। इब्तदाई दिनों में ही बाहर हो गया था इस टूर्नामेंट से। मैं एक बात बताऊं, अब तक मुझे यकीन नहीं आता वैसे। दिस इज लिटरली द फर्स्ट टाइम कि ऐसे मेगा इवेंट से, वर्ल्ड कप से पाकिस्तान इतना शुरू में ही गायब हो चुका हो। लेकिन अगर गायब ही होना था ना तो आई एम ग्लैड कि शुरू में ही हो गया, वरना बड़ी फिर टेंशन हो जानी। आई एम नॉट ग्लैड, आगे जाना चाहिए था, जाहिर है वी शुड हैव बीन देयर इन दीस राउंड्स एज वेल। बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा से कहूंगी इट्स अ कंपटीशन फॉर द बेस्ट टीम, और हमारी टीम इज नॉट इवन क्लोज टू द बेस्ट टीम, तो क्यों आगे जाए? बस एक अंदर का पाकिस्तानी तो कहता है ना कि भाई आगे जाना चाहिए था। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और दीगर हुक्काम फिर सर्जरी का भी कहते रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की पाबंदी जैसे इब्तदाई अहकामात भी आ गए, लेकिन खिलाड़ियों के साथ क्या होना है ये फैसला अभी होना बाकी है। एक चार्जशीट कल हमें सुहेल इमरान भी बता रहे थे जिसमें ये शाहीन्स की जो टीम सेलेक्ट की गई थी, जिसमें कितने नए लोग थे, एक चार्जशीट वो भी शामिल हो गई है। वो चार्जशीट जो लंबी सी बन रही है कि आगे इन लोगों का करना क्या है, लेकिन वो लोग जो हमेशा बच जाते हैं इन पै दर पे नाकामियों के बाद, अगर वही चार्जशीट बनाएंगे और दूसरों पर जिम्मेदारी थोप देंगे तो शायद कोई बेहतरी ना आए, या हो सकता है आ भी जाए। फैज़ान लाखानी अमेरिका में मौजूद रहे हैं और हमारी टीम के इस सफ़र में, जितना भी हमारी टीम का सफ़र रहा और हमारे लिए सफ़रिंग रहा, वो कवर करते रहे। हम इनसे आंखों देखा और अमेरिका से नई शर्टें भी लेके आए हैं। इसकी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तोहफा नहीं लाए वैसे हमारे लिए कुछ, लेकिन वेलकम बैक फैज़ान। मतलब जब आप ऐसे एक वर्ल्ड फोरम पे हों और दुनिया के काफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वगैरह भी आए और हमारी टीम की ये परफॉर्मेंस हो, आई डोंट एनवी योर पोजीशन के आप उधर थे। लेकिन ये बताएं, बिकॉज आप उनके साथ थे प्लेयर्स के, मतलब होटल भी है, ड्रेसिंग रूम भी है, आपको शुरू में ही क्या सेंस मिल रही थी? पहले तो हमें ये समझा दें। देखें, आपने जिस तरह पहला जुमला कहा, जब हम टूर्स पे होते हैं ना तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर कोई एक कंटिजेंट का पार्ट हो, चाहे वो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट हो जो टीम को कवर कर रहे हैं, वो भी वो टीम की जीत हार में एक दूसरे का किरदार अदा कर रहे होते, बैक कर रहे होते, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते। अफसोसनाक तो था, बट मुझे एक चीज़ फील हुई, और हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, बट मुझे प्लेयर्स में हार्मनी की कमी महसूस हुई। जो एक टीम, हम बड़े कहते रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते रही कि हम बतौर टीम जीतते हैं, बतौर टीम हारते हैं, किसी एक पे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम बतौर टीम खेल रहे थे? मुझे लगता है हम में हार्मनी, पाकिस्तान टीम में हार्मनी की कमी थी। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बहुत टूर्स पे गए हैं और आप जो है अच्छी पोजीशन में है कि डिफरेंस
बता सकें कि पहले हमें अंदाजा हो जाता है। आप प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, बट मुझे ये महसूस हुआ कि दे वर नॉट ऑन सेम पेज। कहीं कहीं ये फील हुआ, अब जैसे यूएसए वाला मैच था उसमें फील्ड प्लेसमेंट एंड आखिरी ओवर में क्या होनी चाहिए थी, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वी ऑल वर ऑन सेम पेज। बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई। उसके बाद कुछ रिव्यूज के ऐसे डिसीजन थे जिसमें कप्तान पीछे से कहते रहे नहीं लेना, बट यू नो जो चीजें नजर आती रही। Who was calling the shots? मतलब वहाब रियाज वहाँ टीम के साथ मौजूद थे, उनका क्या किरदार था, कप्तान का क्या किरदार था, बाकी टीम में सीनियर खिलाड़ी भी थे। देखें मतलब what was happening actually there? जब हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कुक्स हो जाए तो फिर वो कड़ी जो है ना वो स्पॉइल हो जाती है, तो यही चीज होती रही है। वहाब की भी अपनी बात वहां पे थी, फिर उसके बाद कोचिंग स्टाफ अपना अलग था, फिर कप्तान ऑफ कोर्स, सीनियर खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, तो ये चीजें नहीं बड़ा मुतासिर किया पाकिस्तान टीम को कि वहाब अपनी से होती थी। लेकिन वहाब ये तो कहते रहे कि मैं टीम फाइनल 11 बाबर पे छोड़ता रहा हूँ, बाबर का डिसीजन होता रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे सारी जिम्मेदारी जो फील्ड में जो ग्राउंड में हुआ है ना, उसकी जिम्मेदारी ना वहाब पे आएगी, ना अजहर महमूद पे आ सकती है, गैरी कर्स्टन पे आ सकती है, बट सबसे मेन जिम्मेदार जो है ना वो बाबर आजम को लेनी होगी। चाहे किसी ने परफॉर्म किया, किसी ने अंडर परफॉर्म किया, बट बाबर इज अल्टीमेट रिस्पांसिबल बीइंग द कैप्टन। लीडर होता है ना वो जिम्मेदार होता है। अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स डेस्क को मैं लीड कर रहा हूँ और मेरी डेस्क से अगर खबर मिस हो रही होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। What went wrong? अच्छा, कैन आई आस्क वन थिंग? अब हम हार्मनी की बात कर ही रहे हैं, क्या ये एक सवाल है बस कि इमाद के आने से, आमिर के आने से ये आपको डिस्टर्ब लगता है कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप कप्तानी को एक म्यूजिकल चेयर बना देते ना तो फिर उससे चीजें खराब होती है। मैं जब बाबर को हटाया गया था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, अनसेरेमनियल स्टाइल था, उस तरीके से नहीं हटाना चाहिए था बाबर को, बट आपने हटा दिया ना और आपने शाहीन को बना दिया। शाहीन को आपने एक सीरीज के बाद वापस हटा के दोबारा बाबर को बना दिया, और इस दौरान एक और ग्रुप से खबरें आती रही कि रिजवान भी उम्मीदवार बन रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही है कि मुख्तलिफ खिलाड़ी कप्तानी के उम्मीदवार बन रहे हैं, उसमें फॉर्मर प्लेयर्स भी कमेंट कर रहे हैं, प्लेयर्स के क्लोज आइड्स भी है वो भी कमेंट कर रहे हैं। जब इस तरह की सारी खबरें आने लगती है और जब म्यूजिकल चेयर कप्तानी की बन जाती है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली अब आपने शाहीन को जिस अंदाज में हटाया एक सीरीज के बाद, क्या शाहीन के जहन में ये सवाल नहीं होगा कि यार मैंने क्या गलत किया था? यहाँ पहले तो अब्दुल्ला और आप यहाँ बैठे, कल को अब्दुल्ला को आउट ऑफ नोवेयर हटा के यहाँ पे किसी और एंकर को बिठा दे, अब्दुल्ला ये नहीं सोचेगा कि यार मेरी क्या गलती थी? आप मुझे फैजान एक बात बताएं, यही लोग जो थे ना पहले, जहां से ये ट्रेंड चलते थे सोचना भी मना है तो फलाना और धमकाना, मतलब weird things which did not make sense back then, and they do सोचना भी मना है को थोड़ा सा जो मैं ट्विस्ट कर जाएगा, वो एक और कैंपेन थी उनकी फ्रेंचाइज की, वो PSL के लिए बात हो रही थी, वो वहां से उसको मिक्स कर दिया गया था, वहां से उसके लिए बात हो रही थी। लोग उसे बाबर के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन शायद उसका बाबर से कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली ये फैसले जो थे, इक्विलिब्रियम हुमा का बड़ा अहम सवाल था। इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब हुआ? सिर्फ कप्तानी हटाने की वजह से या इन लोगों के आने की वजह से, जिनके बारे में उनके वालिद साहब का भी कमेंट था और सारा कुछ था कि इनके ताल्लुकात बाबर के साथ अच्छे नहीं थे? इसमें तो कोई शक नहीं है ना, इसमें कोई। अच्छा देखिए, वो लोग जब आ गए हैं, टीम का हिस्सा हैं, तो कैसे हम मिरेकुलस चेंज एक्सपेक्ट करें? लेकिन देखिए ना, ये कोई किंडरगार्टन के बच्चे हैं नहीं कि मेरी इससे नहीं बनती तो यार मैं नहीं खेलूंगा, या ये मुझे नहीं पसंद तो मैं। भाई आप जब पाकिस्तान के लिए खेलते ना तो ये सारी चीजें आपको साइड पे रखनी होती है कि ये मुझे नहीं पसंद, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, इस खिलाड़ी से मेरा ये मसला है। आप कोई ना 5-6 या टीनेजर्स भी नहीं है आप कि आप इस तरह की छोटी छोटी चीजों को आप दिल में लेके आप खेलते रहे। जो सबसे मेजर वही अगेन जो चीज है जो मुझे फील हुई है वो कप्तानी की म्यूजिकल चेयर की वजह से। ये आप देखें ना, आप भी अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बातें आ रही है कि बाबर को कप्तान होना चाहिए, इसको कप्तान होना चाहिए। How about selection also? क्योंकि अब बहुत सी तनकीद, अब तो हर चीज के ऊपर ही तनकीद हो रही है, लेकिन फॉर इंस्टेंस जैसे अबरार को लेके जाना और उसको खिला देना, अबरार को क्यों नहीं खिलाया? शादाब को क्यों इंसिस्ट करते रहे? ठीक फिट थे अबरार भाई, देखें अगर फिट नहीं तो फिर 15 में क्यों थे? आखिरी में भी खिला देते। अगर फिट नहीं थे तो 15 में क्यों थे? और अगर 15 में थे तो ऐसी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में। और आपको पता है क्या, चले आपने शादाब को भरोसा दे रहे, इमाद की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क थे, तो आपने वहां पे भी आपने अबरार को चांस नहीं दिया, क्यों नहीं? और शादाब को आप मुसलसल खिलाए जा रहे हैं, ये बाबर जवाब दे। आप वहां थे, आप लोग जब सहाफियों से बात करते थे, वो कहते हैं कि हमें जो कॉम्बिनेशन बेहतर लगा और वो इस तरह की कह के वो एस्केप खिलाड़ियों से। आप मतलब जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होते हैं उसकी दोस्ती भी हो जाती है। इतने सालों से आप लोग मिल रहे होते, काम कर रहे होते। डिड यू हैव एनी टिप ऑफ कैम, वैसे एनी इनसाइड स्टोरी के व्हाट वाज हैपनिंग? सर मैं वो भी बता रहा हूं ना कि हार्मनी नहीं थी।
he could feel it because उनके साथ इतना इन्होंने ट्रैवल किया है। मिसिंग नजर आ रही थी मुझे, टीम मुझे एक पेज पे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगेन और ऐसा पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा हमारे मुल्क में तो ऐसा भी हो चुका है कि कप्तान को गिराने के लिए प्लेयर्स ने मुत्तहिद होकर हल्फ लिए हैं। फैजान, आपको लग रहा था ग्रुपिंग हुई है? मुझे लग रहा था हार्मनी है, डिसहार्मनी है। यार पता है क्या, वो जो रिजवान ने बुमराह को चार्ज करने की कोशिश की थी ना, मेरे दिल पे लिखा वो मोमेंट था क्या चार्ज करने का? मतलब मैं आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि रिजवान कोई बच्चा है भाई। अब्दुल्ला जो शायद क्लब का मैच भी नहीं खेला होगा ना, उसको भी वो पता होगा कि वहां पे बुमराह को क्यों लाया गया और वो ओवर निकालना है, रन बॉल चाहिए आपको। यार इतना तजर्बाकार खिलाड़ी, तुम सेट हुए हुए हो, तुम मैच निकाल सकते हो, तुम्हें क्या जरूरत थी वो पंगा लेने की? चलेंगे एक दफा देख भी लें दोबारा, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं और दिल तो जला ही हुआ है, लेकिन एक ना दिखाया करें यार। मुझे यूएसए वाली डिफीट से ज्यादा इसका दुख हुआ था। ये तो मैच यूएसए ने मान लिया कि अपसेट हो गया आपका, आपने मान लिया कि अपसेट हो गया, ये आपके हाथ में था। ये तो ट्रे में रख के 42 गेंदों पे 42 रन करने हैं, 8 विकेटें आपकी बाकी हैं। Everything was set for them. वहां भी इमाद को सेंडिंग अहेड ऑफ, देखिए इफ्तिखार पे बड़ी बात होती है, बट इफ्तिखार इज स्टिल बेटर हिटर और व्हाटएवर चल जाए तो चल जाए देखो, लेकिन वहां पे इफ्ती पे आप ज्यादा रिलाय कर सकते थे, आपने इमाद पे रिलाय किया, इमाद से नहीं खेला गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। किसी से भी नहीं उसके बाद तो खेला गया 2-3 विकेटों के बाद। देखिए जब आप रन अप बॉल आपको ऐसी कंडीशन में चाहिए और वो रन अप बॉल की बजाय आप 9 रन पर ओवर पर आ जाएंगे तो वो प्रेशर आएगा, फिर आपसे जब बाउंड्रीज नहीं लगेंगी और आपके शॉट्स उल्टे सीधे होते रहेंगे और आप विकेटें गवाते रहेंगे, तो फिर मसला वही था कि जो यार मतलब the kind of shots that they were playing in that match, वो क्या शॉट्स थे, जरूरत ही नहीं थी क्या शॉट्स, एवरीबॉडी। लेट्स नॉट फॉरगेट नसीम शाह ने आके कोई बाउंड्री कर ली थी ना, तो यानी विकेटें भी थी, काम हो भी सकता था, ये डिफेंसिव काम हो सकता था अगेन, लेकिन आपको चार्ज करने के बजाय वहां रन बॉल ही चाहिए था, आपको ऊंचा खेलने की जरूरत थी नहीं। नसीम का दिल टूटा हुआ था, नहीं वो क्राइंग लाइक अ बेबी, एंड बाकी सब को भी तकलीफ थी उतनी जितनी हमें तकलीफ थी, नसीम को लग रही थी तकलीफ तो ऑफ कोर्स होती है कि हार गए, बट अगेन ऑन द फील्ड आपकी कारकर्दगी क्या थी, उसके बाद आप रोए मुस्कुराए, ये सारी रिगार्डलेस सारी चीजें, आप हारे हैं और फिर आप दूसरों की दुआओं के आसरे पे रहे कि आयरलैंड अमेरिका को हरा दे तो हमारा चांस बन जाए हमेशा की तरह। हालांकि देखिए हमने 2003 का बुरा तरीन हाल देखा, 2003 में हम फर्स्ट राउंड एग्जिट हुए, 2007 में हम फर्स्ट राउंड एग्जिट हुए, बट जितना डिसहार्टनिंग ये मोमेंट था ना, जब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मेरे कैरियर में इतना मायूस कुन मौका कोई नहीं है। इनकी सोशलाइजिंग के बारे में भी बताएं। एक तो हारिस रऊफ का कमेंट आफ्टर दे लॉस टू यूएस, वो भी एक हम तो अच्छा ही खेल रहे हैं, मतलब अजीब किस्म का था, इट वाज वेरी ऑफ। उसके बाद पहला मैच था, उसके बाद फौरी तौर पे कोई भी अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं आएगा। ये इंडिया वाले मैच के बाद, मेरे ख्याल से यूएसए वाले मैच के बाद है, पहले मैच के बाद है यूएसए वाले, ये किस मैच के बाद था? यूएसए वाले के बाद था अब्दुल्ला, एक के बाद जी बिल्कुल, लेकिन स्टिल ये एटीट्यूड जरा थोड़ा सा ऑफ है। लेकिन जल्दी से बिफोर वी गो आगे ये भी बता दें कि ऑफ द फील्ड उनकी क्या एक्टिविटीज थी, क्योंकि ये भी बड़ी क्रिटिसिज्म है यार 16 घंटे की ड्राइव करके पहुंचे हुए कहीं और फिर 16 घंटे की तो कोई ड्राइव नहीं थी। देखिए अब यहाँ पे मसला ये है, 2-3 चीजें आपने खानदान वाली बात की ना, स्पाउसेस फैमिलीज प्लेयर्स के साथ हमेशा से ट्रैवल करती आई हैं और दुनिया की दीगर टीमों में भी होता है और दीगर स्पोर्ट्स में भी होता है, तो ये टोटली नॉन इशू है। इवन इंडियन टीम के साथ भी स्पाउसेस ट्रैवल कर रही थी और पाकिस्तान के एक मैच से एक रोज पहले इंडियन टीम का एक टॉप प्लेयर विराट कोहली अपनी फैमिली के साथ दूसरे होटल में थे। तो आई मीन दिस आर नॉन इश्यूज। अगर आप ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, हम कोहली से हालांकि नहीं हो रहा परफॉर्म, बट टीम एज अ टीम वो परफॉर्म कर रही है। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सारी चीजें अच्छी लग रही होती है, सारी बातें। बाकी जो आपने सोशलाइजिंग की बात ना, देखिए 2-3 चीजें, एक तो जितने ग्राउंड्स थे और ग्राउंड के नियरिंग होटल से वो शहर के मरकज से बाहर थे। अब अगर जैसे न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क में अगर आप मैनहट्टन की बात करें तो मैनहट्टन से कोई 25 मील दूर था जो लॉन्ग आइलैंड का इलाका था, जहाँ पे स्टेडियम था और जहाँ पे टीम होटल था। अब प्लेयर्स को देखो कमरों में हर वक्त बंद नहीं रह सकते, उनको खाना भी खाना है, उनको सीधी बात है एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी उनको चाहिए, ज़हनी तौर पे आज़ाद होना है। ये सारी इररिलेवेंट चीज़ें है कि प्लेयर्स टाइम स्क्वायर पे घूम रहे थे या प्लेयर्स फला जगह खाना खाने बैठे हुए थे। देखिए हर प्लेयर मैच से पहले भी मैच के बाद भी पार्टी भी करते हैं, उनका रिक्रिएशनल टाइम भी होता है,
ये सारे नॉन इश्यूज हैं और ये परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं करता। ये नॉन इश्यूज भी होंगे और वो बिल्कुल ठीक भी होंगे जो कर रहे हैं, बाकी कौम को टेंशन हो जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं उस लेवल की होती है ना, वो नजर नहीं आती, हर चीज बुरी लगती है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना कि वो पार्टी कर रहे थे, वो खाना खाने बैठे थे या वो फलाना दावत में थे या टाइम स्क्वायर में घूम रहे थे, हम एक्चुअल जो कॉजेज है पाकिस्तान टीम की डिफीट की, हम उससे हट जाते हैं और हम इररिलेवेंट बातों में बात। एक्चुअल कॉजेज ये कि टीम में हार्मनी थे, प्लेयर्स अगर खेल भी रहे थे तो वो अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे थे, आप एज अ टीम नहीं खेल रहे थे। सबसे मेजर रीजन माइलस्टोन वाली कहानी तो बहुत पहले से चल रही है, आपको पता ही है। थैंक यू फैजान, नजर भी आ रही थी एब्सोल्यूट। चलिए जी, ये तो ऑब्वियसली हमने पूछना था बिकॉज हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स अब वापस आ रहे हैं और अच्छा जी, हमारे जियो के पैनल का एक ज़बरदस्त इजाफा अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गौर कर रहा है कि कई खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या तो कैंसिल किया जाएगा या उनको डिमोट किया जाएगा। आपके ख्याल में इज दिस द राइट वे टू गो अबाउट, ये फैसला ठीक होगा? जी बिल्कुल, तनज़ली की क्या बात है। मुझे सुनने में जो चीज़ें आ रही हैं, देखिए मोहसिन नकवी साहब को चीज़ें डिसाइड करनी है कि वो किस तरफ पाकिस्तान क्रिकेट का रुख लेके जाना चाहते हैं। हमने अवाम के सामने अपना सारा केस रखा और आपकी परफॉर्मेंसेज ने, पाकिस्तान प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने सारी चीज़ें हमें सच्चा साबित की। अब 5 साल एक आपने ग्रुप को दे दिए हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम का ग्राफ बहुत नीचे ले आए। सो आई मीन अब वो टाइम है, सिर्फ इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं और अभी भी प्लेयर्स आपको ये गिनवा रहे हैं कि मेरी तो साल में 40 विकेटें हैं, मेरी तो 30 विकेटें हैं। तो अगर आपने इस तरह की चीजें आगे लेके चलनी है, देन देयर इज नो पॉइंट। आप कभी भी अथॉरिटेटिवली आप अपनी चीजें आगे लेके बढ़ ही नहीं सकेंगे और आपको तो लोग ये चीजें बताते ही रहेंगे, चीजें समझाते ही रहेंगे कि चीजें कैसे चल रही है, क्या नहीं चल रही है। हमने आपको पहले भी बोला है कि आप जो अपने आसपास वाले लोग हैं, आप पहले उनसे तो पूछिए, उनसे सीखिए कि उन्होंने अगर वो इतने अच्छे मशवरे देने होते तो वो जो है ना पिछले 5 साल से वही लोग तो मशवरे देते आ रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो ये हाल ना होता। तो आप जर्नलिस्ट से जो है ना पूछ रहे हैं चीजों का, नहीं ऐसा नहीं है सर। आपने अगर पाकिस्तान की चीजें ठीक करनी है तो मोहसिन नकवी साहब को अपना विजन बताना पड़ेगा। वो अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब बोर्ड ने दूसरा काम ये किया है कि कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में शमूलियत लाजमी करार दे दिया है। वी ऑल नो कि हमारा डोमेस्टिक मयार भी कोई इतना अच्छा नहीं है, क्या फिर भी इसे ही पैरामीटर माना जाए नेशनल सिलेक्शन के लिए? अब देखें ना पीछे, अब आप कुछ प्लेयर्स दोबारा से वही हरकतें शुरू कर गए हैं। लोग तो गरीब से ही निकलते हैं वर्ल्ड कप हार के। आप जो है ना, कोई एक प्लेयर आपका कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं उस पे केस करवा दूंगा, मैं इस पे केस करवा दूंगा। एक प्लेयर आपका क्लब क्रिकेट खेलने चला गया, वहां पे जो है ना प्रॉपर फोटो शूट हो रहा है, अच्छे वाले कैमरे DSLR मंगवा के उनसे फोटो शूट हो रहा है और वो जर्नलिस्ट को खबरें दी जा रही हैं वो पोस्ट कराने के लिए कि रिजवान जो है ना वो क्लब क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट कर दिए। यही तो चीजें हम कहते रहे कि आप अवाम की आंखों में सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए से धूल झोंकते हैं, अवाम को आप पागल बनाते हैं, लोगों का दुख दर्द ही खत्म नहीं होता और आप इस तरह की जो है ना पीयर स्टंट स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज मतलब मैं क्या बात करूं इस पाकिस्तान की। उनको गौर करना चाहिए इन चीजों पे, चेयरमैन नकवी साहब को। और जहां तक वो रिफॉर्म्स भिजवा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, जो रिलीज वगैरह भिजवा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू अपने, सर ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे छोटे से मेथड है। आपने ग्राउंड अच्छे करने हैं, आपने बॉल्स अच्छे करने हैं, आपने क्रिकेट फील्ड अच्छी करनी है, ड्रेसिंग रूम्स अच्छे करने हैं, अच्छे कोचेज लगाने हैं, अच्छी अंपायरिंग लगानी है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी करनी है, लोगों के पैसे बढ़ाने हैं। ये सारी चीजें हो जाएंगी, इसमें टाइम लगता है। जो अभी आपकी चीजें करने वाली है वो आपने पाकिस्तान टीम को राह रास्त पे लेके आना है, उन लोगों को फारिग करना है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया पिछले 5 सालों में। अच्छा, अब वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं अहमद भाई। हमारी टीम ना सही वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है इस वक्त, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है 4 में से? और साउथ अफ्रीका तो ऐसी टीम है कि जो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, बड़ी बैलेंस साइड है और उनका हर लड़का अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 2 साइड्स हैं जिसका बड़े चांस है जो फाइनलिस्ट हों। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अहमद शहजाद। और आपको पता है ना, इंडिया हैज नॉट लॉस्ट अ मैच येट एंड नाइदर हैज साउथ अफ्रीका। सो अहमद भाई की तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, हाँ इंग्लैंड ही कहा था ना इन्होंने पहला आवाज कर, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इनकी फेवरेट है। आपको क्या लगता है किसका फाइनल होगा? फेवरेट का तो मुझे नहीं पता, डेफिनेटली इंडिया मुझे नजर आ रहा है और इंडिया एंड आई डोंट नो साउथ अफ्रीका। आई फील मे बी इंग्लैंड भी कम नहीं है एंड यू नेवर नो अफगानिस्तान में। लेकिन आप हैं किसके साथ? हु वुड यू लाइक टू? क्योंकि देखिए जब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में तो फिर वो टेंशन ही रह जाती है ना कि क्या मैच खेला जा रहा है या दिया जा रहा है। तो वो वाली बात में हम नहीं जाएंगे। साउथ अफ्रीका को जीत जाना चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। इस पे हो गया जी, हमारा फैसला हो गया। लेते हैं। साउथ अफ्रीका फॉर अस। इसी पे ब्रेक लेंगे।
वैसे हुकूमत का ही एक और इक़दाम जो फिर बाद में नहीं आगे बढ़ सका, स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, और आपको पता है इस किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ हो जाती हैं, लेकिन क्या वजूहात बनी ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत का माँ के दूध का बैंक खुलते ही बंद हो गया, और उलमा जो शराइत बता रहे हैं शायद अमल मुमकिन तो हो लेकिन आसान ना होगा। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ नौज़ायदा बच्चों में अम्बात की शरह बहुत ज़्यादा है, यानी पैदा होने वाले 1000 बच्चों में 54 इंतकाल कर जाते हैं, 1000 में से 54 डाई। और इसकी एक वजह माँ में न्यूट्रिशन की कमी है, तो एक और वजह बच्चों को फौरी तौर पर मुनासिब खुराक ना मिलना है जो आइडियली माँ के दूध से ही मिल सकती है। यही सामने रखते हुए ऐसे बच्चों को माँ का दूध मुहैया करने के लिए यूनिसेफ और सिंध हुकूमत ने दुनिया के कई और ममालिक की तरह यहाँ भी मिल्क बैंक बनाने का सोचा। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोटोलॉजी के तहत सब बंदोबस्त किया गया। दारुल उलूम कराची समेत दीगर उलमा से इजाज़त ली गई। ऐसा नहीं है कि ये नहीं प्रोसेस फॉलो किया गया। कुछ दिन पहले मुल्क का पहला शरिया कंप्लायंस मिल्क बैंक खोल दिया गया, लेकिन ये बैंक खुलते ही दारुल उलूम कराची से एक और फतवा जारी हो गया और इस बैंक को बंद करना पड़ गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को रेफर कर दिया है। परसों इसी प्रोग्राम में हमारे साथ थे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के नए सरबराह अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी, और उनकी राय ये थी। किसी बच्चे ने अगर किसी माँ का दूध मुकर्रा मुद्दत रदाअत में पी लिया तो उसके पी लेने के बाद वो औरत उस बच्चे की माँ बन जाएगी, और उस औरत के बच्चे उस बच्चे के लिए बहन और भाई की हैसियत रखेंगे, और उस औरत का शोहर उस बच्चे के लिए रदाई बाप की हैसियत इख्तियार कर जाता है। और फिर उन बच्चों के साथ इस बच्चे का किसी भी किस्म का रिश्ता जायज़ नहीं होता, जिसे हम अमूमी तौर पे मियाँ और बीवी का रिश्ता कहते हैं। तो ये हुर्मत रदाअत इस तरह साबित हो जाती है। जब इस तरह के बैंक बनेंगे तो बादियों नज़र में तसव्वुर होता है कि जिस तरह ब्लड बैंक हैं उसी तरह के ये बैंक होंगे। कोई भी माँ आके अपना दूध वहाँ पे जमा करा देगी, और जो ज़रूरतमंद है वो वहाँ से उस दूध को ले लेंगे। ना ये पता होगा कि ये दूध किस माँ का है, और ना ये इल्म होगा कि ये दूध किस बच्चे को पिलाया जा रहा है। लेकिन अगर इसके लिए बाकायदा तौर पे जिस तरह रजिस्ट्रेशन की जाती है, बेफार्म बनाया जाता है पैदाइश के बाद, अगर इसी तरीके से इस किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन की जाए और नादरा के साथ उसको लिंक अप किया जाए तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है कि इस तरह का कोई ब्लड बैंक, इस तरह का कोई मिल्क बैंक बने। अच्छा, ये आपने सुनी और ये उनकी राय थी, फैसला नहीं, लेकिन आइडिया तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि इनकी शराइत क्या है। नादरा से सब लिंक करना, मुकम्मल रिकॉर्ड रखना वगैरह वगैरह। अब ये सब शराइत पूरी करना मुमकिन है भी, वैसे बिल्कुल है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो ये सिंध हुकूमत क्या करती है इस पर, ये बहुत बड़ा सवाल है। नादरा और वो को भी लिंक अप करने की बात है तो वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं। वकार, क्या प्रोग्रेस है? कोई प्रोग्रेस हो भी सकती है इस ज़मन में? मतलब अगर ये शराइत मद्देनज़र रखी जाए कि नादरा के साथ एक रिकॉर्ड है कि किसका दूध आ रहा है और फिर वो कौन बच्चा कंज्यूम कर रहा है, सो व्हाट कैन बी डन? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस मामले पे धूल बहुत उड़ाई गई है और इस मामले पे मफरूजात बहुत ज़्यादा कायम किए गए हैं। फिर सोशल मीडिया पे उस पर इतनी ज़्यादा धूल उड़ाई गई, इतने ज़्यादा मफरूजात कायम किए गए कि आखिर तंग आकर सिंध हुकूमत को और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोटोलॉजी को इसे सस्पेंड करना पड़ा और मामला रेफर करना पड़ा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को। मैं आपको बताऊं, देखिए इस तरह के मिल्क बैंक्स जो हैं वो ईरान में 11 काम कर रहे हैं। ईरान ब्रदर इस्लामी मुल्क है, चले आपको उसके फिका से इख्तिलाफ हो सकता है। बांग्लादेश में कायम है इस तरह का मिल्क बैंक, कुवैत में कायम है, मलेशिया में कायम है, इंडोनेशिया में कायम है। इस तरह के मिल्क बैंक इस्लामी दुनिया में काम कर रहे हैं। असल में हुआ ये कि जो उलमा हजरात हैं उनको मिसलीड किया गया, उनको गलत बताया गया कि यहाँ पे दूध की मिक्सिंग होगी
और उसको मिक्स करके पिलाया जाएगा। ना बच्चे को पता होगा कि उसकी किन माओं का दूध पिया है और ना माओं को पता होगा कि किन बच्चों को उन्होंने दूध पिलाया है। बेसिकली जब ये बैंक कायम किया गया था तो दारुल उलूम कराची को बताया गया था, उनको पूरी शराइत इसकी वाज़े की गई थी कि एक बच्चा, उसके लिए एक माँ डेजिग्नेट की जाएगी, हासिल की जाएगी, रब्ता किया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि आप इसकी रज़ाई माँ बन के इस बच्चे को दूध पिलाएं उस वक्त तक जब तक कि वो इतना तवाना नहीं हो जाता कि उसकी इम्यूनिटी बहाल हो जाए। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पर जो लोग जिनको नहीं रज़ाई माँ मैसर हैं वो इस प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकेंगे कि हमारे बच्चे के लिए एक रज़ाई माँ अरेंज कर दें। और रज़ाई माँ का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में बहुत पुराना है, मतलब जी देखिए बिल्कुल है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होना था। जी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट होना था। असल में देखिए दूसरी खातून से दूध पिलाना कुरान हकीम से साबित है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से साबित है। तो इसमें कबाहत ही क्या है कि एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ उसको दूध नहीं पिला सकती उसको कोई दूसरी खातून पिलाए, अब उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। वकार ये सब समझ आ गया और यकीनन ये बैंक बनाने से पहले ये रुजू किया होगा और ये सारी बातें उलमाए कराम से डिस्कशन हुई होगी, एक अग्रीमेंट हुआ होगा और फिर ये चीज़ आई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? अब हमें समझ नहीं आ रही, जब ये चीज़ बन गई, सारे एनओसीज लेके सब कुछ हो गया, तो अब मसला क्या उठ रहा है? जी मैं आपको बताता हूँ असल मसला क्या है। खबर के पीछे की खबर ये है, असल में देखिए माँ के दूध की सबसे बड़ा दुश्मन ये जो हमारी फार्मूला मिल्क कंपनीज हैं वो हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 48% माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, 52% माएँ बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती हैं, फार्मूला मिल्क पिलाती हैं। ये जो फार्मूला मिल्क कंपनीज हैं ये अरबों का बिजनेस करती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। सिंध में एक कानून पास हुआ है चंद महीने पहले, पिछली गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट थी उसे कानून पास किया था और इन फार्मूला मिल्क कंपनीज पे बहुत सारी कदगनें लगी थी। अब उन्हें मौका मिला जब ये मिल्क बैंक कायम हुआ तो उन्होंने इस बिहाइंड द सीन्स रहकर उन्होंने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उस प्रोपेगेंडा में मफरूजात कायम किए गए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से हमें ये पता चला कि उनको मिसलीड किया गया। वो आलिम दीन है, उन्होंने पहले मशरूत इजाज़त दी इसकी, लेकिन जब उनको एक ऐसी सिचुएशन बताई गई जो कि गैर इस्लामी थी, गैर शरई थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उस सिचुएशन के मुताबिक फैसला देना था। अब SICHN का कहना यह है कि वो बाकायदा इसके ऊपर एक पूरी वर्किंग पेपर बनाकर ना सिर्फ इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल को देंगे बल्कि दारुल उलूम को देंगे और इस पर बाकायदा कंसेंसस हासिल करेंगे कि हम कोई गैर शरई काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में गैर शरई काम करना पाकिस्तान में इंतहाई एक मतलब मायूब और नामुमकिन सा काम है, लेकिन अगर वो काम जिसके नतीजे में और वो शरई भी हो, बच्चों की जानें बच सके, तो उसके ऊपर कंसेंसस हासिल किया जा सकता है। लेकिन जो वो लोग हैं जो माँ की दूध के दुश्मन है, वो कंपनियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे इसके मुतालिक एक ऐसी कैंपेन चलाई जिसके नतीजे इंटरेस्टिंग एलिमेंट तो है। और वकार थैंक यू, आपने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन मिसलीड करना मुझे ये हम अक्सर ऐसे सवाल और भी किस्सों में पूछते हैं कितनी आसानी से किस तरह मिसलीड हो जाते हैं। वाइस वर्सा एज वेल, किसी को मिसलीड किया जा रहा और कोई शख्स जो इल्म रखता है और इतनी नॉलेज है वो लोगों को आके एक्सप्लेनेशन दे कि जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा। और जब खोलने से पहले रुजू किया जाता है और आपसे सारी एडवाइस ली जाती है तो वो एक्सटेंसिव रिसर्च तब हो जानी चाहिए ना, और जब कंसेंट मिल जाती है हुई होगी। लेकिन दैट्स द थिंग, जब इतनी रिसर्च होगी है तो किसी के कहने पे या किसी की कैंपेन पे आप मिसलीड कैसे हो जाते हैं? सवाल तो बनता है ना। ब्रेक के बाद मिलते हैं। फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम में इसराइल का एक बड़ा शरीक-ए-कार सामने आ गया है। तारीख़ी मज़ालिम में भारत का हिस्सा अब सामने निकला है। किसी के लिए सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए बाय द वे। कल ये इंकशाफ भारत में 4 साल इजरायली सफ़ीर रहने वाले डैनियल कार्मन ने किया है कि गज़ा पर भारतीय हथियारों की मदद से आग बरसाई गई है। भारत से ये बात मानने ना मानने की तवक्को क्या रखनी, लेकिन अब ये बता दिया गया है कि भारत ने हमास के ख़िलाफ़ इसराइल की मदद की है। कारगिल जंग में ताउन के बदले की है ये मदद बाय द वे।
हाँ, वी नीड टू नो द डिटेल ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, और इसी पे बात भी करेंगे। सीनियर सफारतकार पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर भी रहे हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित हमारे साथ हैं। अब्दुल बासित साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, बड़ी एक सरप्राइजिंग किस्म की बात लग रही है कि इजराइल को फ़लस्तीन के कत्ल आम के लिए असला और बारूद वगैरह जो था वो इंडिया से मिल रहा था। क्या इस पर हमें शुड वी बी सरप्राइज्ड अबाउट इट, और ख़ास तौर पे डिप्लोमेट्स आप जैसे, आप लोगों को ये सरप्राइजिंग बात लगी है? जी नहीं, कतन सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। भारत और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात 90s से शुरू हुए, उनकी नोयत यही है। दोनों गासिबाना क़ुव्वतें हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन पे नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, भारत ने जम्मू और कश्मीर पे कर रखा है, और दूसरा एक दूसरे से बहुत ताउन भी करते रहते हैं, चाहे वो डिफेंस में हो या डिप्लोमेटिकली भी एक दूसरे से बड़ा इनका ताउन है। तो मैं तो कोई सरप्राइज़, मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ, और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। और देखिए हैदराबाद में बल्कि इनका एक जॉइंट वेंचर भी है जहाँ ये ड्रोन्स तैयार करते हैं, और ये मिलिट्री ड्रोन्स हैं, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। अच्छा अब्दुल बासित, इस वक्त आलमी सतह पर एक एंटी इजराइल माहौल है, आलमी अदालतें इसके ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रही हैं, सियासी तौर पर ये गैर मकबूल मुल्क बन चुका है। क्या इसके पार्टनर्स, जैसा कि भारत है, अब सामने आ गई ये बात, उसके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन हो सकता है, होना नहीं चाहिए? देखिए, जहाँ तक एक्शन की बात है तो ये बात सामने रखनी चाहिए कि मगरबी दुनिया भी एक लिहाज से बड़े अरसे तक असलहा फराहम करती रही है, बल्कि हाल तक तो अमेरिका भी करता रहा है। होना तो चाहिए कि इन दोनों क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, इसराइल और भारत दोनों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम भी इनके ख़िलाफ़ हैं, इनके ख़िलाफ़ स्टेट टेररिज्म के भी मामलात हैं। तो लेकिन ये मुमकिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मफादात सामने आ जाते हैं मुल्कों के, तो वो इस किस्म की जो मोरालिटी, एथिक्स बेस्ड फॉरेन पॉलिसी होती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि सिविल सोसाइटी का प्रेशर बिल्ड होना चाहिए, ताकि जो इस वक्त ताल्लुकात हैं इसराइल और भारत के, और जिस तरह भारत फ़लस्तीनियों के कत्ले आम में इसराइल की मदद कर रहा है, इसको रुकना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी का बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है इस सारे मामले में। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। लेकिन तमाम बातों की एक बात कि एज़ वी स्पीक, एज़ वी आर गोइंग अहेड इन आवर लाइव्स, गज़ा में, फ़लस्तीन में उसी तरह क़यामत बरसाई जा रही है, उसी तरह लोग शहीद हो रहे हैं, और सीज़ फायर का कोई इम्कान नहीं। और अगर भारत इजराइल का साथ दे रहा है तो जो कश्मीर में हो रहा है वो यकीनन इजराइल ने भी भारत का साथ दिया है। मतलब ये तो एक, आपको पता है कि वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी वाइस वर्सा गेम होती है, और हरकत तो एग्जैक्टली सेम ही है जो दोनों ने की है। ये भी बताया जा रहा है कि कारगिल जंग में मदद के बदले अब ये साथ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं अब तक। खैर वक्त हमारे पास कम है। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।